नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कौशल विकास मंत्री उमेश पटेल के दौरे के दौरान उन्होंने बयान दिया है कि आरक्षण पर बीजेपी आरक्षण पर राजनीति कर रही है और इसका असर बीजेपी को चुनाव पर देखने को मिलेगा। पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार करते हुए भूपेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे हाईकोर्ट में हो या फिर सुप्रीम कोर्ट में हो। भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ छलावा किया है। छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग के साथ साथ में आदिवासी वर्ग के साथ अनुसूचित जाति वर्ग के साथ धोखा किया है। वहीं राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में हो रही भर्ती पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि हमने लिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर अभी जो भी भर्ती कर रहे हैं उसमें नौजवानों का भविष्य अधर में है। को मुंह की खानी पड़ी है, चाहे वो हाई कोर्ट में हो चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो। अगर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ में छलावा किसी ने किया है, धोखा किसी ने किया है, छत्तीसगढ़ के पिछड़े वर्ग के साथ में, आदिवासी वर्ग के साथ में, अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में धोखा किसी ने किया है, हम तो कहेंगे भूपेश बघेल जी देव 78%। क्यों नहीं दे रहे? तुमने वादा किया था। कौन दोषी है इसके लिए? सुप्रीम कोर्ट में भी जो निर्णय हुआ वो कांग्रेस की सरकार की याचिका पर नहीं हुआ है, एक निजी याचिका पर हुआ। और अभी भी जो भर्तियां हो रही है उसमें बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। उसमें लिखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन, और ये सरकार ये निर्णय नहीं करवा पा रही है कि 50% के तहत भर्ती कर रही है कि 58% के तहत कर रही है कि 78% के तहत कर रही है। फिर कर्नाटक के चुनाव परिणाम को पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया और कहा कि वहां लोगों को झूठे वादे करने की राजनीति है और साथ ही साथ कर्नाटक का स्वभाव रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलना। वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है, जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल झूठे वादे कर सरकार में आ गए और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। चुनाव परिणाम है वो तुष्टीकरण की राजनीति, लोगों को झूठे वादे करने की राजनीति, और साथ में मुझे लगता है कि कर्नाटक का जो स्वभाव रहा है कि हर 5 साल में सरकार बदलना और एंटी इनकम्बेंसी के कारण वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी है। जैसे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार ने झूठे वादे कर सरकार में आ गए और जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, तो काठ की हांडी एक ही बात करती है, बार बार नहीं करती। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर हेलीपैड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। सीएम भूपेश बघेल ने इस जीत को बड़ी जीत बताया। सीएम ने कहा कि ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत है, सभी लोगों ने मिलकर काम किया है। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने जिस तरह से धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति की कोशिश की है, इसके बाद भी जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बजरंगबली कांग्रेस के साथ है। आम जनता के दो दैनंदिनी जो उपयोग की चीजें हैं उस सब में वृद्धि हुई है और उसका कारण है कि आप पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, केरोसिन सबकी कीमतों में वृद्धि कर दी है। तो इसके कारण से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, खेती बढ़ गया है, खेती की लागत में वृद्धि हुई है और उसके कारण से आम जनता परेशान है। तो लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वो हर प्रकार से लोगों को मदद कर रही है महंगाई से जूझने के लिए। आप छत्तीसगढ़ में देखें कि हमने किसान न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू किया, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, बेरोजगारी भत्ता, ये सब लघु अनुपज के 65 प्रकार की खरीदी, उसके समर्थन में घोषित करना, वैल्यू एडिशन करना। तो ये ऐसे काम हैं जिससे आम जनता को महंगाई से लड़ने में सहयोग मिलता है। कांग्रेस ने सफलता हासिल की है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है।
वहीं कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को लेकर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने जश्न मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और पटाखे फोड़े। साथ ही साथ कांग्रेस भवन से भी जीत के जश्न की तस्वीरें सामने आई हैं। रायपुर के महापौर एजाज ने कहा कि बजरंगबली ने कर्नाटक में कमाल कर दिया। कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस दादा बनाया नेता है, उनको मैं बधाई देता हूं और सबसे ज्यादा बधाई कर्नाटक की जनता को, जिसने जो लोग धर्म के नाम पर वहां वोट मांग रहे थे, जो हनुमान जी के नाम पर वोट मांग रहे थे, जो राम भगवान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के या हनुमान भगवान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, ये पूरे देश के भगवान। और जिस तरीके से वहां पर हनुमान जी के नाम पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी देखा गया कि वोट मांगते हुए दिखाई दिए, तो ये जो धर्म की पॉलिटिक्स वहां पे की गई थी, वहां पर इस चीज को कर्नाटक की जनता ने वहां पर विराम लगाया है। विकास को वहां पर उन्होंने अपना वो बनाया है, विकास के एजेंडे पर वहां उन्होंने वो लगाया है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि जो बंद मुट्ठी होती है लाख की होती है, अब खुल गई तो खा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को सीतामऊ पहुंचे, जहां उन्होंने 2374 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाली कायमपुर सीतामऊ दावयुक्त वृहद सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। बता दें कि इसे चंबल नदी गांधी सागर जलाशय पर बनाया जा रहा है। इस परियोजना से जिले के 252 गांव की 1,12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वहीं राज्य में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। शिवराज सिंह चौहान की सभा में लोग सुवासुरा के विनय जांगेड़ शर्मा के पोस्टर लेकर पहुंचे और राज्य के बड़े नेताओं के सामने जनता ने अपील की कि इस बार सुवासुरा से विनय जांगेड़ शर्मा को टिकट दिया जाए। वहीं जनपद पंचायत सुहागपुर के ग्राम पंचायत हरदी 32 के गांव कोटद्वारा में शासकीय उप स्वास्थ्य केंद्र में लगभग 8 लाख रुपए की लागत से बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य कराया गया है। उक्त बाउंड्री वॉल के निर्माण कार्य में नियमों को ताक में रखकर मनमानी की गई है। गांव में पंच दशरथ कोल ने आरोप लगाते हुए बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य टुकड़े वाले ईंट कॉलम में रॉड की जगह ईंट घटिया किस्म की रेत और साथ ही साथ पतली सरिया लगाकर किया गया, जिससे बाउंड्री वॉल कमजोर बनी हुई है और साथ ही साथ ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह पाएगी। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से जांच कर उक्त बाउंड्री वॉल को तोड़कर नए सिरे से बनवाने की मांग की है। सर ये समस्या ये है कि ये 7 लाख करीब बाउंड्री बना है। ये बाउंड्री तो बना है लेकिन इसमें मटेरियल सही साथ नहीं लग रहा। ये ढलाई उलाई किए हैं तो बताइए बीच में ईंटा डाल दिए हैं। तो ढलाई किस पे हुई है? ढलाई सर ईंटा गिट्टी की जगह में ईंटा डाल दिए हैं। बीम में? बीम में हाँ, जो कॉलम खड़ा किए हैं। अच्छा, कॉलम में ही ईंटे का उपयोग कर लिया गया है जी। और सही ढंग से जो सीमेंट लगाया नहीं है। कौन सी ईंटे का उपयोग किया गया है यहाँ पर? सर इसमें सीमेंट वाला ईंटा लगाना था, जिसमें आप लाल वाली ईंटा लगा दिए हैं। उधर उज्जैन में हुए चर्चित राजू द्रोणवत हत्याकांड में एक और मुख्य आरोपी को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पुलिस से बचने के लिए विक्रमनगर ब्रिज से नीचे कूद गया, जिससे उसके दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। राजू हत्याकांड में अभी तक 8 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है।
इसमें श्रीमान आईजी महोदय, डीआईजी महोदय, एसपी साहब द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एसआईटी गठित की थी और एसआईटी द्वारा आरोपी की धरपकड़ के हर प्रयास किए जा रहे थे। इसी तारतम्य में आज टीआई महाकाल, टीआई जीवाजीगंज, एसओ चिंतामन और माधवनगर की टीम ने मुख्य आरोपी जो था जिसने गोली मारी थी उसकी सूचना मिलने पर विक्रमनगर ब्रिज के पास में घेराबंदी की थी। तो घेराबंदी के दौरान आरोपी भागने लगा और भागते भागते विक्रमनगर ब्रिज पर चढ़ते हुए बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए ब्रिज से कूदा, जिससे उसके दोनों घुटने टूट गए हैं और उसको चोट लगी है। तो उपचार के लिए उसको जिला चिकित्सालय उज्जैन लाए हैं। राजू, द्रोणवत हत्याकांड मामला है जिसमें हत्या का मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस के हाथ सफलता लगी है, जहां पर पुलिस को देखते हुए आरोपी ब्रिज से कूद गया, जिसके चलते आरोपी के दोनों पैरों में चोटें आई हैं। हालांकि अभी एक आरोपी फरार चल रहा है। वहीं नगर निगम द्वारा शहर को स्वच्छता के मामले में नंबर 1 बनाने के लिए प्रत्येक शनिवार को स्वच्छ शनिवार कार्यक्रम के तहत सामूहिक श्रमदान का आयोजन किया जाता है। इसी के चलते नरसिंह घाट पर हुए सामूहिक श्रमदान कार्यक्रम में एसपी सचिन शर्मा, नगर निगम कमिश्नर रोशन सिंह, महापौर मुकेश टटवाल और समेत पार्षदगण और साथ ही साथ स्वयंसेवी संगठनों के कार्यकर्ता उत्साह के साथ शामिल हुए और दोनों हाथों में झाड़ू थामकर शिप्रा के नरसिंह घाट क्षेत्र में साफ सफाई कर कचरा उठाया। इस मौके पर सभी ने उज्जैन को स्वच्छता अभियान में नंबर 1 बनाने की शपथ भी ली। उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज श्रमदान 2.0 का आयोजन मां शिप्रा के घाट पे किया गया था। इसमें शहर के सभी माननीय जनप्रतिनिधि आज एसपी महोदय भी उपस्थित थे और सभी शहर के जो नागरिकगण उपस्थित थे, खासकर बच्चों का काफी इसमें आज पार्टिसिपेशन रहा है। और जैसा आपने देखा कि एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि हम अपने प्रयासों से मां शिप्रा को कम से कम शहर के अंदर किसी भी प्रकार के प्रदूषण, चाहे सॉलिड वेस्ट हो या लिक्विड वेस्ट, उससे मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। वहीं शुरिया में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा अध्यक्ष विकास मरकाम के साथ बीजेपी के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। जनपद पंचायत परिसर के पास तेंदुपत्ता संग्राहकों की मांग को लेकर सरकार के ऊपर जमकर बरसे और इसके साथ ही बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम और प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव ने सरकार पर जमकर प्रहार किया। विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अनुरिमा टोप्पो को ज्ञापन भी दिया गया। बीजेपी नेताओं ने कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की लड़ाई जारी रहेगी। जिनको बीमा की राशि मिलनी थी वो राशि, को याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के पहले एक टिप्पणी किया था कि सीबीआई जो है वो तोता है, लेकिन 2014 के बाद ऐसी कोई टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं की गई है। आज सभी संस्थाएं निष्पक्ष रूप से जांच कर रही हैं और भूपेश बघेल को यदि वास्तव में कोई डर है तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मई का महीना चल रहा है, शराब दुकानों में आज शराब नहीं है। दो नंबर का उनका शराब आना जब बंद हो गया है तो शराब दुकानों में शराब रखना वो लोग बंद कर दिए हैं। इसी से यह साबित होता है कि यह सरकार शराब दुकानों में 2 प्रकार की शराब बिकवाती थी, एक वैध शराब और एक अवैध शराब। बिक्री सरकार के शराब दुकान के माध्यम से हो।
वहीं आरएन टीवी पर खबर चलाने का असर देखने को मिला। दरअसल चैनल के माध्यम से हम लगातार जमीनी मुद्दों से जुड़ी खबरों को दिखाते रहे हैं, जिसके चलते अब हमारी खबर का असर भी देखने को मिल रहा है। कबीरनगर के हृदय स्थल आदर्श चौक जोन 8 मोहाबा बाजार में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए करीबन 3000 स्क्वायर फीट हाउसिंग बोर्ड की शासकीय जमीन को बेजर कब्जा कर लिया गया था। बता दें कि जमीन पर धड़ल्ले से गाड़ी शोरूम खोलकर लंबे समय से व्यवसाय हो रहा था और अवैध कब्जाधारी एनजीओ चलाने की आड़ में अवैध कब्जा किए हुए थे। और साथ ही साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू वार्ड क्रमांक 2 अंतर्गत तनिष्का व्हीकल का शोरूम भी खुला हुआ था और बिना प्रशासन के भय से दबंगई से काम चल रहा था। हमारे खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने पूरी सख्ती से कार्रवाई शुरू की। कब्जाधारी व्यक्ति को नगर निगम ने पहला नोटिस दिया। जोन कमिश्नर अरुण ध्रुवा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद गया था, स्थल का निरीक्षण किया और साथ ही साथ जहां पर अवैध कब्जा किया पाया गया हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, कार्रवाई चल रही है। हाउसिंग बोर्ड को पत्र लिखा गया है, जमीन की पूरी जांच की जा रही है, जिसके बाद उस अवैध कब्जे पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं गया बस इस चीज़ संज्ञान में आता है, इसका निरीक्षण किया गया है। तो इसका निरीक्षण करने में देखो दो छोटे छोटे मंदिर भी बना रखे हैं और उसके आड़ में उसने शेड टाइप बना के रख दी है। इसको हमने पहले चरण में तो नोटिस दिया गया, क्योंकि वो जमीन हमको अभी हस्तांतरण हुआ है आरडी हाउसिंग बोर्ड से नगर निगम को, लेकिन एग्रीमेंट के तहत कुछ इनकम्प्लीट है एग्रीमेंट, उसमें जो कुछ कंडीशन स्पष्ट नहीं हो रहा। उस संदर्भ में हमने हाउसिंग बोर्ड को भी चिट्ठी लिखा है, क्योंकि जो मत की जगह है वो हस्तांतरित हुआ है कि नहीं हुआ है, इस विषय में हम लोग आरडी हाउसिंग बोर्ड को चिट्ठी लिख दिए। वहाँ से जानकारी प्राप्त होती है, उसके बाद हम लोग अपने भी विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं भोपाल की, जहां पर कांग्रेस के नारी सम्मान योजना पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने जमकर हमला बोला। वीडी शर्मा ने कहा कि आप झूठ बोलकर घूम रहे हैं और लोगों से फॉर्म भरवाकर उनसे आधार कार्ड ले रहे हैं। आपके लोग जो आधार कार्ड ले रहे हैं वो उन भाई बहनों के आधार कार्ड का क्या दुरुपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने लाडली बहना योजना शुरू की, जून माह से 1000 रुपए उन बहनों के खाते में जाएंगे, लेकिन कांग्रेस जो भ्रम और छल कपट की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना चाहती है, ये मध्य प्रदेश के गरीब भाई बहन, आम जनता, नौजवान सब जानते हैं। पत्ता उन्होंने 15 महीने की जब सरकार बनी थी उससे पहले उन्होंने घोषित किया था, लेकिन प्रदेश के नौजवान सुने जरा, 1 पैसा 1 रुपया किसी नौजवान को दिया गया। किसानों को कर्ज माफी की बात की, एक किसान की कर्ज माफी नहीं की, लाखों किसान डिफाल्टर हो गए। वो बेचारे किसान जो डिफाल्टर हो गए उन्हें अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनको डिफाल्टर से बाहर निकाल करके काम करने का प्रयास कर रही है। तो ये 24 घंटे झूठ बोलते हैं। झूठ की बुनियाद पर खड़ी है कांग्रेस और झूठ की बुनियाद पर खड़े होकर के वो सपने देख रहे हैं। सपने देखे मध्य प्रदेश की जनता जानती है। 15 महीने में आपने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ हर गरीब का हक और अधिकार छीना था। हर गरीब के साथ आपने धोखा दिया था। इस मध्य प्रदेश के करोड़ों उन लोगों के साथ आपने नौजवानों को, गरीबों को, उनके साथ धोखा किया था। तो आपके इस छल और भ्रम जाल में अब इस मध्य प्रदेश की जनता जो झूठ आप बोल रहे हैं। अब कोई मुझे कह रहा था कि वो महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कौन जिम्मेदार होगा? आप झूठ बोल करके घूम रहे हैं और लोगों से फार्म भरवा करके उनसे आधार कार्ड ले रहे हैं। अरे मैं उन शब्दों को नहीं उपयोग करना चाहता कि आपके जो लोग आधार कार्ड ले रहे हैं वो उन भाई बहनों के आधार कार्ड का क्या दुरुपयोग करेंगे। कानूनन
आप अपराध भी कर रहे हैं। अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों को मत फंसाइए। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अगर लाडली बहना योजना शुरू करके मुख्यमंत्री शुरू कर रहे हैं, सरकार शुरू कर रही है, जून माह से 1,000 रुपए उनकी बहनों के खाते में जाएंगे। लेकिन आप ये जो भ्रम और छल कपट की राजनीति करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, ये मध्य प्रदेश के गरीब भाई बहन, आम जनता, नौजवान सब आपको जानते हैं। आपके झूठ और छल कपट को अब ये मध्य प्रदेश की जनता किसी भी रूप में आपको स्वीकार करने वाली नहीं है। रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह विभाग की बैठक हुई। ये बैठक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पुलिस अधिकारियों के साथ की, जिसमें डीजीपी अशोक जुनेजा, नक्सल ऑपरेशन के आईजी ओपी पॉल, प्रदीप गुप्ता समेत राज्य स्तर के सभी अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश की नई नक्सल उन्मूलन नीति पर इस दौरान चर्चा की गई। पुलिस के नए बजट समेत बस्तर फाइटर की पोस्टिंग को लेकर भी मंथन किया गया। गृह विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। मूल उद्देश्य था, बजट हमारा 17 मार्च में खत्म हुआ। बजट में जो प्रावधान हमारे विभाग के लिए किया गया था, उस काम को आगे बढ़ाना, अनाज अन्य चीजों को, उसकी एक समीक्षा, और करीबन 4-5 महीनों में जो काम किए गए उसमें कितनी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की, कहाँ हमारी कमजोरी रही है, कहाँ हमको और ज़्यादा काम करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से सारे विभागों के विषय में हम लोगों ने सब चर्चाएं की। होम डिपार्टमेंट की, जेल विभाग की, गुप्त वार्ता की, नगर सैनिकों की, अग्निशमन के विभाग की, लोक अभियोजन का, सैनिक कल्याण, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है हमारा, सभी विभागों का, स्टेट गेरेज जैसे सभी विभागों की बारीकी से हम लोगों ने समीक्षा की। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।